खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने पर्सनल बातचीत में, जब ये इस्माइल हानिये की हत्या हुई थी तेहरान में, उसके अवसर पे उसके आसपास, उन्होंने पर्सनली ये बात बशर अल असद को कही थी हाँ। कि खतरे बढ़ते जा रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब उसके बारे में जो एनालिसिस आ रहा है कि क्यों नहीं दिया उन्होंने, पहली चीज कि उनको यह लग रहा था कि जो पिछले साल वो अरब लीग में वापिस आए, करीब 10-11 साल उनको अरब लीग से बाहर रखा गया था, तो जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे कुछ उनको एश्योरेंस मिला था सपोर्ट का, या कि कुछ रिजोल्यूशन करेंगे, और शायद उनको वेस्ट से भी कुछ संकेत आश्वासन मिला थे। था ये गल्फ कंट्रीज के बहाने, ये कहा जा रहा है। अब आपके पास, हमारे पास तो कोई टूल है नहीं कि एग्जैक्टली अब हम वो थोड़े समय के बाद चीजें थोड़ी और साफ हाँ, मतलब होंगी, बैक चैनल में क्या बात हो रही थी वो तो कौन जानता है। लेकिन उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बशर अल असद, ध्यान नहीं देने की 2-3 वजह हैं। देखें, सीरिया, भले हम ये कह रहे हैं कि सीरिया पे कब्जा हो गया या सीरिया से बशर अल असद का शासन खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कई सालों से सीरिया अ, बहुत सारे हिस्सों में विभाजित है। उसके 40% इलाके पे कुर्दों का कब्जा है, जो अमेरिकन सपोर्ट से काबिज हैं, और जो कुर्द इलाके हैं वहां पर तेल गैस और ये खेत बहुत हैं। मेजर जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी है सीरिया का, वो उस इलाके में है। अच्छा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, संसाधनों पर कब्जा तो विरोधियों का है। विरोधियों का है। और डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली कह चुके हैं कि वहाँ पे करीब 900,000 अमेरिकन मिलिट्री रहते हैं, और जो वहाँ से तेल और गेहूं चुराया जाता है, अमेरिकन खुद इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कर दिए, मैंने कहा वहाँ जाओ, तेल निकालो, डेट्स इट, हमको बाकी कुछ नहीं करना है। और उस पैसे से वो कुर्दों को सपोर्ट भी करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो वहाँ पर अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, इन सब से जो जुड़े हुए ग्रुप्स रहे हैं, जो कि पहले अल नुसरा हुआ करता था, जिसके नेता जुलानी थे, और फिर इन्होंने 2017 में अपने संगठन का नाम बदल के, 2014 में उनका एक इंटरव्यू है कि हम इस्लामिक स्टेट यहाँ पे लागू करेंगे सीरिया में, और माइनॉरिटीज के लिए जगह नहीं होगी। 2014, 2017 में उन्होंने देखा कि जो उनके बैकर्स, मुख्य बैकर्स हैं, वेस्ट के देश हैं, या सीआईए, बेसिकली सीआईए है, और टर्की, तो इन्होंने थोड़ा सा अपना रीब्रांडिंग किया। अब हो गए हयात तहरीर अल शाम, थोड़े नेशनलिस्ट हो गए। हाँ। और इनफैक्ट उन्होंने अभी हाल में सीएनएन के इंटरव्यू में ये माना कि उस समय उनकी उम्र कम थी, इसलिए लोगों की गर्दनें वो ये बगदादी के सेकंड इन कमांड रहे हैं, हाँ, और कमाल देखिए सपोर्ट किसका है इनको, यूएस का, यूएस का। वेस्ट का। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हालांकि उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा को जो सपोर्ट मिलता है, डायरेक्ट सपोर्ट, वो मिलता है कतर का और तुर्की का। और पर्दे के पीछे से जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है इजराइल से और अमेरिका से। लेकिन अमेरिका जब मैं कह रहा हूं, तो अमेरिका सीआईए, और जो कुर्दों को अमेरिका का सपोर्ट है वो पेंटागन का सपोर्ट है, बिल्कुल। वहां का डिफेंस डिपार्टमेंट का। और बशर अल असद भी कहते रहे हैं कि अल-कायदा का एयरफोर्स भी है, उसका नाम है इजरायली एयरफोर्स। जब भी कुछ करना होता था तो वो इजराइल मिसाइल डाल देगा, बम डाल देगा, तो थोड़ा सा इनको मदद मिल जाएगी। और ऑन रिकॉर्ड है, आप इजरायली मीडिया को देखेंगे, गूगल करेंगे, तो इजराइल के बड़े बड़े ऑफिसर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। खबरें भी हैं कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के घायलों का इलाज करने में भी उन्होंने मदद की है। और मैं हमेशा पूछता हूं कि जिन जगहों में 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वंचित हैं, चाहे अफ्रीका हो, चाहे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश सीरिया हों, खुद हो। अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी एसयूवीज, बड़े बड़े गन, रॉकेट लॉन्चर्स, अब इस बार तो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे, ये चीजें कहाँ से आ जाती? ये तो उससे पता चलता है कि इसके पीछे कुछ
बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि बशर अल असद को लिमिटेड एयर पावर का सपोर्ट रशियन एयरफोर्स से मिलता था, जो वहाँ पर उनका एयर बेस था। अभी वो हटा रहे हैं, वो जब स्थितियां बदली हैं। तो बेसिकली 40% कुर्दों का हिस्सा, इदलिब और टर्की से लगा हुआ जो इलाका, वो इनके कब्जे में, जुलानी के कब्जे में। और उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्राइम मिनिस्टर थे सीरियन साल्वेशन गवर्नमेंट के, उनको ही अल बसीरी को अभी प्रधानमंत्री बनाया गया है, केयरटेकर सीरिया का, जो इदलिब में रेबल गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे। उसके बाद कुछ इलाकों पे तुर्की का डायरेक्ट कब्जा है। एक इलाका अर्ली 70s में कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, गोलान वाला इलाका, जो उन्होंने अभी और बढ़ा दिया और बढ़ा क्या दिया है, मतलब 250 से ज्यादा हमले उसने 1.5-2 दिन में किए हैं। और आज के डेट में सीरियन एयर बेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। और वो दमास्कस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उनके टैंक्स खड़े हैं, राजधानी सीरिया की राजधानी से कुछ दूर। मतलब वो चाहें तो सीरिया में अंदर नहीं, सीरिया में घुस चुके हैं, आराम से जाएंगे, मतलब राजधानी तक भी आ जाएंगे, राजधानी पर भी आ सकते हैं। इनफैक्ट दमिश्क के आसपास के कुछ ग्रामीण इलाकों को वो कब्जा करेंगे, मतलब वहां रहेंगे। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक पिक्चर वो होती थी जो बचपन में देखते थे दोस्तों के साथ, बचपन में थोड़े जवान थे, जिसको बता ही नहीं सकते यहाँ पे, तुम भी देखे रहोगे। कौन सी? वो वाली फिल्म दोस्तों के साथ। ये 90 से याद आया कि ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। वो उनको ना राजनीति आई हुई थी बहुत जोर से, ठीक है, वो इलाहाबाद से ही ट्राई कर रहे थे, प्रेशर उनका बना हुआ था पूरा, और वो चाहते थे एक दीवार की आड़।